बहुत ये अहम कांग्रेस की सवाल हालत है है ये। मुंबई नहीं में। नहीं, जवाब देने दीजिए ना रागिनी। क्विक रिस्पांस चाहूंगा, उसके बाद संदीप सोनवलकर से थोड़ा और हम विश्लेषण कराएंगे। जी 1885 में मुंबई मुंबई में ही तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। मुंबई तो जीत नहीं पाते, अयोध्या की बात करने लग जाते हैं। अरे तो अयोध्या में इन्होंने मुंह की खाई है, वो सच्चाई है। और जितना ये राम राम करते हैं लोगों को अब मरा मरा सुनाई दे रहा है, इसीलिए जितना ये धर्म के नाम पर बंटवारे और नफरत की राजनीति करेंगे उतनी मुंह की खाएंगे। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, वो तो आंकड़े आप सभी के सामने हैं। भाई लोकसभा चुनाव में जहां पर मोदी जी स्वयं चेहरा थे, वहां पर इतनी बुरी शिकस्त इनको मिली। मैंने तो पहले कहा डबल डिजिट नहीं पहुंच पाए। और भाई विपक्ष की पार्टियों ने मांग की थी कि 2-3 फेज में चुनाव हो। चुनाव आयोग से भाजपा ने मांग की एक ही फेज में चुनाव हो, एक ही फेज में चुनाव हो जाता है। उसके बाद भी पहले दिन से ही रोना पीटना शुरू हो गया। अरे अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए ना। आप कांग्रेस के ऊपर निशाना साधने में लगे। आप देखिए इन्होंने लाडली बहन योजना की बात की, उसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना। अजीत पवार जी ने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए, उसमें मुख्यमंत्री गायब कर दिया है। माझी लाडली बहन योजना के पोस्टर लग रहे हैं अपनी फोटो के साथ। जो देवेंद्र फडणवीस है वो कह रहे हैं एकला चलो रे, और शिंदे जी अपने गाल बजाने में लगे। तो भाई लड़ाई इस बात पर है कि नेता विपक्ष का की भूमिका में कौन नेता आगे आ पाएगा। तो लड़ाई क्योंकि आपके हार यहाँ नहीं है महायुति क्या? सरकार ने सीटें कौन ज्यादा लेगा, मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? उद्धव ठाकरे चेहरा होना चाहिए कि नहीं? सीधा जवाब दे दीजिए रागिनी। बिल्कुल देती हूँ मैं आपको। 2 दिन पहले प्रेस वार्ता हुई, नाना पटोले जी बैठे थे, शरद पवार जी बैठे थे और उद्धव ठाकरे जी बैठे थे। और तीनों ने एक स्वर में ये बात कही कि इस पर सीटों के बंटवारे पर भी फैसला होगा, बिल बांटकर फैसला होगा और हम फ्रंट फुट पर बैटिंग करेंगे पूरे कोऑर्डिनेटेड। चलिए वो फैसला तो अभी पता लग जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर पेंच किसके अटकते। 1 मिनट रागिनी, अब संदीप सोनवलकर स्क्रीन पर। संदीप, महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान, आज की तारीख में कौन कमजोर कौन बलवान? लास्ट माइल जो एक एफर्ट होता है वो महायुति की तरफ से जबरदस्त दिखा है। महायुति ने आखिरी ओवर में बहुत तेज बैटिंग की है और जबरदस्त छक्के चौके मारे हैं। जितना राहत सब जनता को दे सकते हैं सब देने की कोशिश की, लेकिन क्या जनता इसे मानेगी? क्योंकि आखिरी दिन पे किया गया। यहाँ तक कि आज दिन में राज्यपाल से 7 MLC विधान परिषद सदस्यों को शपथ दिला दी गई। मतलब आखिरी दिन भी शपथ दिलाने से नहीं चूके और आखिरी दिन टोल भी मुंबई के माफ़ कर दिए। लेकिन जनता इसे मानेगी नहीं मानेगी ये अलग बात है, क्योंकि लोकसभा में नहीं माना। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक बड़ा कदम आज संदीप भाई उठाया है। कांग्रेस ने 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्रियों को लगा दिया चुनाव में नज़र रखने के लिए। सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, परमेश्वरन हैं, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को महाराष्ट्र में लगा दिया ऑब्जर्वर बना के, ताकि हरियाणा की तरह कोई गड़बड़ी न कर पाए। ऊपर से अविनाश पांडे और मुकुल वासनिक को जैसे 2 बड़े दिग्गज, जो अविनाश पांडे तो वो है जिन्होंने यूपी जिताया, उनको पूरे चुनाव का इंचार्ज बना दिया। तो लड़ाई बड़ी तेज है, ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है। अभी बस ये देखना कि ग्राउंड पर असर कितना है। लेकिन आज की स्थिति में यदि आप मुझे पूछेंगे तो निश्चित तौर पे सरकारी योजनाओं का लाभ अभी हवा में और लोगों में चर्चा तौर पर सुनाई दे रहा है। अब कांग्रेस इसे कैसे काउंटर करती है, कैसे आगे ले जाती है, इस पर बहुत कुछ दिखा है। नहीं, जो समीकरण भी हैं, जो जातिगत समीकरण हैं, वो कैसे अनफोल्ड कर रहे हैं संदीप? हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा महाराष्ट्र में कि एक मराठा, दलित और मुस्लिम कंबाइन एक समीकरण वो बना जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को होता दिखा। 48 में से 30 सीटें वो लेने में कामयाब हुए। लेकिन बड़ी दिलचस्प जो पिछले कुछ दिनों में घोषणाएं हुई हैं कि जो मुस्लिम ये जो मदरसों में जो शिक्षक हैं, 6,000 वाले को 16,000, 8,000 वाले को 18,000, और जो पिछड़ा वर्ग है, क्रीमी लेयर का जो कैटेगरी 8 लाख से ऊपर की जिसकी तनख्वाह है, वो क्रीमी लेयर में आ रहा है। प्रस्ताव भेज दिया गया है केंद्र सरकार को कि 15 लाख के ऊपर वाले को क्रीमी लेयर माना जाए। तो ये जातिगत समीकरणों में सेंध मारी और मराठा आरक्षण बनाम पिछड़ा वोट बैंक का कार्ड और वो माधव फॉर्मूला जो महायुति अब अपनाती दिख रही है, कहां स्टैंड कर रहा है? मजे की बात है कि संघ प्रमुख तो कहते हैं कि जातियों में नहीं बांटना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए, लेकिन इस समय जाति की ही राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है। उस महाराष्ट्र में जहां संघ का मुख्यालय है, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ओबीसी वोट बैंक को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि मराठा मान नहीं रहे।
दलित अभी भी चुप है और निश्चित तौर पर माइनॉरिटी अभी मुझे नहीं लगता कि जाएगी बीजेपी के साथ। ऐसा कोई रीजन नहीं है सिवाय ये छोटी मोटी घोषणाएं करने की। दलित मुझे नहीं वोट लगता कि बैंक minority छिटका, जाएगी। 13 से 14% दलित वोट minority बैंक है। जो 25% कांग्रेस को मिला था 2019 में, वो 68% तक चला गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। पर हरियाणा में हम देख रहे हैं वो छिटका था। ये छिटकन की आशंका क्या महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है? कोशिश तो यही हो रही क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी को भरपूर मदद दी जा रही कि वो हर जगह कैंडिडेट उतारे और दलितों के वोट काटे। हालांकि लोकसभा में उसका दाव नहीं चला, लेकिन विधानसभा में 2000 वोट भी काम के होते हैं। इसी तरह जो मनसे के राज ठाकरे वो भी बाकायदा ताल ठोक रहे और कह रहे हैं कम से कम 100 सीटों पर खड़ा करूंगा, तो वो मराठी वोट बैंक काटना चाह रहे। देखिए पूरा खेल एक दूसरे के वोट काटने में लगा है और वोट कटवाई है, इसमें चुनाव शायद किसकी तय रणनीति सफल होती है ये देखने वाली बात है। हरियाणा ने देखिए अप्रत्याशित जो वो नतीजे दिए, सब जो सोचे बैठे थे उसके बिल्कुल विपरीत, इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव और अहम हो जाते हैं। और जो बैकफुट पर जो बीजेपी दिख रही थी, फिर से जो जोश भरा है, वो जोश सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव तक रहेगा या उससे आगे भी बढ़ता दिखेगा, ये अभी लाख टके का सवाल है। और यही बात लागू होती है इंडिया गठबंधन पर भी। टेम्पररी सेटबैक ही है क्या हरियाणा, बाकी वो बाउंस बैक करता दिखेगा क्या? हजारों की तादाद में राय आ रही है, साझा भी की है। धर्मेंद्र कुमार हमारे दर्शक हैं, पटना वासी हैं। इनका मानना है कि मिल्कीपुर में चुनाव ना कराने का फैसला चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो अभी देखते हैं चुनाव आयोग की तरफ से कुछ और बात भी आती है। याचिका वापस ले ली गई तो साथ ही हो जाएंगे क्या चुनाव? नजर रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।